प्रोडक्ट हैदराबाद के चार मीनार में दिखा। पुलिस फुल अलर्ट पर रही, रैपिड एक्शन फोर्स लगा दी गई। और हालात ऐसे रहे कि किसी भी वक्त कुछ भी होने का खतरा मंडराता रहा। जुमे की नमाज के बाद हैदराबाद में ओवैसी के हजारों समर्थक सड़कों पर उतर गए। दिन भर जबरदस्त हंगामा हुआ। चार मीनार के सामने रैपिड एक्शन फोर्स के सैकड़ों जवान फुल बैटल गियर में तैनात रहे। घंटों तक यहां प्रदर्शन होता रहा। ओवैसी पर अटैक के विरोध में दुकानें भी बंद रही। पुलिस और प्रदर्शनकारी दोनों तरफ से कोई पीछे नहीं हटा। जमकर नारेबाजी हुई। ऐसा लगा समर्थकों की भीड़ किसी भी वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। समर्थकों को काबू में करने के लिए हैदराबाद पुलिस और ओवैसी के नेताओं के पसीने छूट गए। आज दिन भर हैदराबाद से लगातार ऐसी ही खबरें आती रही। कहीं प्रदर्शन हुए तो कहीं बैरिस्टर ओवैसी के लिए दुआओं का दौर चलता रहा। कुल मिलाकर पिछले 24 घंटे से ओवैसी के शहर का माहौल गर्म है। हैदराबाद शहर उनकी सलामती की दुआ कर रहा है। सर साहब, यहाँ पर कुछ भी हो जाए हमेशा दुआओं से मजलिस को नवाजा जाता है। मजलिस दुआओं से तरक्की करती आई है। नामसावी हालात में जब दुनिया हाथ छोड़ देती है तो वो दुआ हमको ताकत बन के हमारी साथ देती है, हमारी नाकामी कामयाबी में बदल जाती है। तो दुआओं का यहाँ पर तरीका रिवाज पुरानी है। 64 साल से मजलिस को दुआओं की ताकत मिलती आ रही है हमसे। आज भी मिल रही, कल भी मिली। हैदराबाद में ओवैसी की पार्टी तो संसद में खुद ओवैसी ने मोर्चा संभाल लिया। कल के हमले के बाद आज ओवैसी ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की, अपनी बात रखी और जब पार्लियामेंट पहुंचे तो सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया। संसद में ओवैसी ने ऐलान किया, मुझ पर करीब से फायरिंग की गई। मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन ये मामला बहुत सीरियस है। मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं। हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ। मेरी माँ की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगी। आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते? आखिर ये कौन लोग हैं जो इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि इनको इस संविधान पर एतमाद नहीं रहा, उनको अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ हैं, जो इतनी नफरत पैदा करते हैं? आखिर ये कौन लोग हैं? मैं इसको सियासी गुफ्तगू नहीं करूंगा, ये सबके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम कि मैं 2 मरतबा का विधायक हूं, 4 मरतबा का सांसद हूं, और अगर इस तरह से अगर राजनीति आगे बढ़ेगी कि टोल गेट पर गाड़ी रुकती है और 4 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं। लोकसभा स्पीकर ने ओवैसी की सिक्योरिटी बढ़ाने का निर्देश दिया था। ओवैसी पर खतरे को देखते हुए उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। आज सुबह ही ओवैसी के दिल्ली वाले घर पर सीआरपीएफ की एक टीम पहुंच गई, लेकिन ओवैसी ने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बयान देकर साफ कर दिया कि उन्हें सरकार से जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी नहीं चाहिए और वो अपने खर्च पर बुलेट प्रूफ कार और हथियार रखना चाहते हैं। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है। मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। सर, मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी। आपकी चिंता हमें है ना सर। मैं आप सिक्योरिटी दे रहे हैं सर, आपको नहीं सर। देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलास पीलू से बढ़कर नहीं है सर। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी। मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए आप। मुझे एक कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। गृहमंत्री अमित शाह को खत लिखने जा रहे हैं, क्या मांग करेंगे? हम उस बात का उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको दिल्ली में एक बुलेट प्रूफ गाड़ी हम अपने खर्चे से रखना चाहते हैं। आप उसको हमारा परमिशन दीजिए। हमारे पास एक आर्म्स का लाइसेंस है। हमको ग्लॉक वेपन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे, हम उनसे खरीद लेंगे। ये सरकारी सुरक्षा आप क्यों इनकार कर रहे हैं? इसलिए कि मेरा मानना यह है कि सरकार आम भारत के नागरिक की सुरक्षा का इंतजाम करे।
सरकार से सिक्योरिटी नहीं लेना ओवैसी की सियासत का हिस्सा हो सकता है, लेकिन देश का गृह मंत्रालय सिक्योरिटी पर सियासत नहीं करता। गृह मंत्रालय थ्रेट परसेप्शन के मुताबिक महत्वपूर्ण लोगों की सिक्योरिटी को घटाता या बढ़ाता है। कल हुए हमले के बाद ओवैसी की सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है। अगर ओवैसी जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी को कबूल करते हैं तो उनको 24 घंटा सुरक्षा दी जाएगी। जेड कैटेगरी में हथियारबंद कमांडोज सिक्योरिटी में तैनात होते हैं, जिन्हें ये सुरक्षा मिलती है। उनके काफिले में कम से कम 3 गाड़ियां होती हैं, जिसमें एक बुलेट प्रूफ कार भी होती है। सुरक्षा कर्मी हमेशा साथ रहते हैं और घर की भी 24/7 सुरक्षा करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी सिक्योरिटी के लिए मना किया है, लेकिन इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक सीआरपी के 33 लोग इस समय जेड सिक्योरिटी के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी के घर के आसपास भेज दिए गए हैं। हमारे ठीक सामने इस समय सीआरपीएफ ऑफिशियल्स की गाड़ी है, जिसमें वीवीआईपी सिक्योरिटी के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहां पर मौजूद हैं। उनको यहां पर लाया गया है, उनको बताया गया कि इस पूरे जो कैंपस है उसको सिक्योर करना है। इसीलिए सीनियर ऑफिशियल्स हैं, साथ में जो सीआरपीएफ की वीवीआईपी सिक्योरिटी के लोग हैं वो इस समय गाड़ी में है और सीनियर अथॉरिटीज के तौर पर वो भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनको पूरा क्लियरेंस मिले और फिर उसके बाद वो इस पूरे एरिया को सिक्योर करेंगे। और हम आपको ये भी बता दें कि हालांकि पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है ओवैसी ने कि उनको किसी भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जो सीआरपीएफ की वीवीआईपी सिक्योरिटी के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहां पर पहुंच गए हैं। सीआरपीएफ डीजी के मुताबिक कि हम इसको माइन्यूटली देख रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन के बाद ये तय किया गया कि जेड कैटेगरी सिक्योरिटी ओवैसी को मिलेगी, जिसमें कुल मिलाकर 33 से 50 के लगभग जो सीआरपीएफ के ऑफिशियल्स हैं, जो पर्सनल्स हैं, वो मौजूद होंगे। यूपी में पहले फेज के इलेक्शन से पहले ओवैसी पर अटैक बड़ा सियासी मुद्दा है। ये भी हो सकता है कि यूपी का चुनाव यहां से अलग ट्रैक पर चला जाए। सिर्फ 5 दिनों बाद फर्स्ट फेज के इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा पहले से चल रहा है। ओवैसी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए उन्होंने हर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। संसद में जवाब देते हुए ओवैसी ने वेस्टर्न यूपी के मतदाताओं को भी अपना मैसेज भेजा। एआईएमआईएम ने अपने बयान में बैलेट, नफरत, हिस्सेदारी जैसे चुनिंदा लफ्ज का इस्तेमाल किया और वोटरों को ये समझाया कि चाहे कुछ भी हो जाए ओवैसी मुसलमानों के लिए लड़ते रहे। 4 मरतबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुरअमन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी और कमजोरों को दबाने का जवाब हिस्सेदारी से देगी। मेरी आपसे गुजारिश है सर कि मुझे जेड कैटेगरी नहीं चाहिए, मैं रिजेक्ट करता हूं। आप इंसाफ करिए सर। ओवैसी पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो यूपी में मुस्लिम वोटों का बंटवारा करा देंगे, जिससे बीजेपी को फायदा होगा। ओवैसी के विरोधी उन्हें बीजेपी की बी टीम भी कहते रहे हैं, लेकिन यूपी में सबसे बड़ा सवाल है मुस्लिम वोटर। खास तौर पर वेस्टर्न यूपी में एम फैक्टर महत्वपूर्ण है। पहले चरण में ओवैसी के 12 कैंडिडेट मैदान में हैं। कहा जा रहा है कि ओवैसी पर हमले से मुसलमान उनके पक्ष में इकट्ठा हो सकते हैं। इससे अखिलेश जयंत के गठबंधन को डैमेज होगा और बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है। फिलहाल ओवैसी पर हमले ने विपक्ष को योगी सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पर घेरने का मुद्दा दे दिया है। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और अगर ये हिंसा हुई है तो आखिरकार इसके पीछे दोषी कौन है, कारण क्या है। दोषी पकड़े गए हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोगों की मंशा क्या थी ये भी साफ आना चाहिए। और ये लोग तो दावा करते थे कि अपराधी भाग गए, तो अगर अपराधी भाग गए तो ये हमला किसने किया। ओवैसी ने सिक्योरिटी के लिए मना किया, लेकिन हमारी जांच में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, हथियार भी बरामद कर लिए। लेकिन अब तक ये नहीं पता चला कि सचिन शुभम ने ओवैसी पर हमला क्यों किया। क्या इस हमले में बड़े नाम भी शामिल है? क्या यह हमला चुनावी सियासत का हिस्सा है? सबसे पहले बात आरोपी नंबर 1 सचिन की। सचिन की उम्र 27 साल है। गौतम बुद्ध नगर के दरियाई गांव का रहने वाला है। उसका दावा है कि उसने एलएलएम किया है और खुद को हिंदू नेता बताता है। सचिन का सोशल मीडिया अकाउंट उसके बारे में काफी कुछ कहता है। जैसे सचिन ने फेसबुक प्रोफाइल में भी अपना नाम देशभक्त सचिन हिंदू रखा है, साइड में नेताजी भी लिखा है। सचिन खुद को हिंदुओं की आवाज बताता है। सीएए प्रोटेस्ट के दौरान जामिया में गोली चलाने वाले का वीडियो भी शेयर करता है।
जब हमने इसके पुराने पोस्ट खंगाले तो ओवैसी पर एक वीडियो नजर आया जिसका ऑडियो हम आपको सुना नहीं सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि सचिन ओवैसी ब्रदर्स से नाराज जरूर था। अभी तक की पूछताछ से ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि माननीय सांसद जी के द्वारा जो एक धर्म विशेष के प्रति भड़काऊ भाषण तथा 2013-14 के दौरान माननीय अयोध्या जी के मंदिर के प्रति जो उनका रोष था या उन्होंने जो टिप्पणी की थी उससे आहत होकर इन लोगों ने ये घटनाएं की हैं। पुलिस की जांच में पता चला है कि सचिन ओवैसी के वीडियो देखता था, उनके भाषण को यूट्यूब में सुनता था और सचिन ओवैसी ब्रदर्स की विचारधारा के खिलाफ था। क्या बस यही वजह है कि सचिन ने ओवैसी पर हमला करने का प्लान बनाया? सचिन के घर और उसके दोस्तों से हमें ऐसी जानकारियां मिली जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। इस वक्त हम सचिन के घर के बाहर मौजूद हैं। हालांकि ये आपको हम दिखा दें कि ये सचिन का घर है, लेकिन फिलहाल घर में कोई मौजूद नहीं है। जो आस पड़ोस के लोग हैं उनका कहना है कि जो पूरा परिवार है वो इस वक्त पुलिस के पास है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि पुलिस भी आखिर ये जानना चाहती है कि आखिर किस मकसद से जो है सचिन और शुभम ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम नितिन है और मैं सचिन हिंदू के हम मोहल्ले के निवासी हैं वो मेरे, और इस बात की कोई जानकारी हम तक नहीं थी कि ऐसा कोई काम हो गया है। कल जैसे ही ये न्यूज वायरल हुई न्यूज पे, सभी ग्रामवासियों ने न्यूज पे देखा और सभी ग्रामवासी और उनके परिवारजन इससे दहशत में है। आप उसे जानते थे, आप उसके दोस्त हैं जी। क्यों, किस नेचर का था जो सचिन है? वो किस नेचर का था? कैसा व्यवहार था? क्या करता था वो? सचिन का व्यवहार, मैं उसके साथ बचपन से रहा हूं। वो एक सोशल वर्कर रहा है, समाज सेवा में सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। किसी के भी दुख हो उसके सामने वो सबसे पहले अपना सबके दुख में खड़ा होता है, सबसे पहले लोगों की मदद करता है। शुभम को भी आप क्या जानते हैं जो उसका दोस्त है? देखिए, मैं जानता हूं उसको, शुभम शर्मा। जो शुभम है कौन है, हम उससे परिचित नहीं है ना। वो हमने कभी सचिन के साथ में देखा, ना सचिन के साथ देखा, ना कभी कॉलेज लाइफ में, ना स्कूल लाइफ में वो उसके साथ था। वो पता नहीं कौन व्यक्ति है उसके साथ, वो उसकी वो ही बता सकता है। हथियार वगैरह कभी आपने देखा उसके पास? सचिन के पास हमने तो उसके हाथ में हमेशा भारत माँ का झंडा देखा है। देश सेवा का करने का उसका जज्बा देखा है, उसके जज्बे को सलाम है। सचिन के दोस्त भी उसको सचिन हिंदू कहकर बुलाते हैं। सचिन के दोस्तों के मुताबिक उसके पास कभी हथियार नहीं देखे गए और उन्होंने शुभम के साथ भी सचिन को नहीं देखा। घर में कौन कौन है इसके? आप तो परिवार से को जानते हो। 4 भाई बहन है, माता पिता है। हाँ। पिता क्या करते हैं? पिताजी भी इनके जो है अकाउंट्स का भी काम करते हैं, कुछ लेबर का भी काम करते हैं, फैक्ट्री में लेबर का। अच्छा, एक चीज और कि ये वारदात के बाद आप भी परिवार से मिले, क्या कुछ बात हुई परिवार से? परिवार ने कुछ बताया? वो तो वही खुद लोग परेशान, उन्हें पता ही नहीं हुआ क्या है। हाँ। जब पुलिस आई, जब उन्हें पता चला कि ये कर दिया उन्होंने, तो वे खुद ही परेशान है बेचारे। अब क्या करें, हम भी अब उससे मिले तो पता चले क्या हुआ है। ये गया था घर पे, कुछ बताया परिवार वालों ने कि कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है? घर पे तो ये बोल के गया था काम से जा रहा हूँ मैं, फैक्ट्री जहाँ लेबर वगैरह रहती है। तो उनसे तो यही बोल के गया था। सचिन के साथ बार बार शुभम का नाम आ रहा है। क्या शुभम ने सचिन को गोली चलाने के लिए भड़काया था या शुभम को सचिन ने इस प्लानिंग में हिस्सेदार बनाया? इस एंगल से भी जांच जरूरी है। शुभम की उम्र 22 साल है। शुभम सहारनपुर के सांपला गांव का रहने वाला है। शुभम 10वीं पास है। परिवार में एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। सचिन टोल प्लाजा में हमले के बाद ही पकड़ में आ गया था, लेकिन लाल जैकेट में शुभम वहां से भाग निकला था। जब शुभम को पता चला सचिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो शुभम ने भी गाजियाबाद पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर दिया। जांच में पता चला है सचिन और शुभम दोनों ओवैसी के भाषणों से नाराज थे। दोनों काफी वक्त से ओवैसी की रेकी कर रहे थे। ओवैसी की जनसभा में भी जाते थे। ओवैसी के रूट के बारे में भी जानकारी थी। हाँ जी, 1-1.5 महीना पहले आया था जी। मेहमान घंटे 2 घंटे के लिए वहाँ चला गया था। मेरे से तो इन्होंने बताया था, बल्कि बाहर था, चला गया। बस कहाँ क्या रहता, यहीं आ जाता, अपना चला जाता। और माटे तो कोई ताल्लुक शायद रखा ही नहीं था। जो किसी दिन थप्पा भी थे अपना से समझ के भाई कुछ काम कर ले, काम न कहे तो काम नहीं करे थे। तो फिर कि क्या काम करवाए लड़का, हम कहे लगे नहीं था हमारे बताइए।
पुलिस का कहना है कि सचिन पर पहले से 307 का एक मुकदमा दर्ज है, लेकिन शुभम का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है। लेकिन ओवैसी पर हमले की साजिश में दोनों शामिल हैं। फिलहाल सचिन और शुभम को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एआईएम पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग करने वाले दोनों ही आरोपियों को आज हापुड़ की जिला अदालत में पेश किया गया और यहां से दोनों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत यानी कि जेल में भेज दिया गया। आने वाले वक्त में पुलिस इन दोनों ही आरोपियों की पुलिस कस्टडी लेने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगी और इनकी कस्टडी लेने की मांग करेगी। फिलहाल सचिन और शुभम जेल में हैं, लेकिन इस हमले की चर्चा दिल्ली में हो रही है, मेरठ और पश्चिमी यूपी में भी हो रही है। यह भी हो सकता है कि यहां से चुनाव में नया खेल शुरू हो जाए। और इस हमले का असर समझने के लिए आपको 10 मार्च तक इंतजार करना होगा।